अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बहुत ही दुखद खबर है कि प्रयागराज में मुख्य गवाह की सुरक्षा में लगे एक और पुलिसकर्मी की आज लखनऊ में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। किसी भी पुलिसकर्मी की यह दूसरी शहादत है जो एक गवाह को बचाने के लिए पुलिस ने दी है। बहनों भाइयों, आज बुलडोजर की भी कार्रवाई हुई, उनके घर भी ध्वस्त किए गए जो इस हत्याकांड में किसी न किसी भूमिका में हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपियों तक पुलिस का न पहुंचना भी उतना ही चिंताजनक है। और अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है और उसके विरुद्ध कोई वहां पर कार्रवाई न होना भी कई सवाल खड़े करता है। आज की हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, आज एक बेहद दुखद खबर है। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में इलाज के दौरान कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह की भी मृत्यु हो गई। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की सुरक्षा में लगे ये दूसरे पुलिसकर्मी की मौत एक घटनास्थल पर ही बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिनका इलाहाबाद के एक हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी और दूसरे बहुत गंभीर रूप से जख्मी राघवेंद्र सिंह को लखनऊ लाया गया था और अब से थोड़ी देर पहले उनकी मृत्यु हो गई। बहनों भाइयों, पुलिस के 2 जवानों की शहादत और एक माफिया का आतंक ये उत्तर प्रदेश को बेचैन किए हुए है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के मन में इस माफिया को लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। यह वक्त है कि इस माफिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस गैंग को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। मैंने कल भी डिबेट में ये बात कही थी, मुझे अभी भी हैरानी है कि इतनी भी कार्रवाई के बाद भी इसके गैंग के मुख्य शूटर्स खुलेआम घूमते रहे और प्रयागराज पुलिस निहायत लापरवाह बनी रही, क्योंकि जिन शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो अतीक अहमद के पुराने साथी हैं, पुराने शूटर्स हैं और अधिकांश उसमें सम्मिलित थे। और आज हमारे दूसरे पुलिसकर्मी की शहादत ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, उमेश पाल को, और जिस प्रकार से प्लान्ड वे में घेर कर मारा गया और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। बिकरू कांड के बाद यह दूसरी बड़ी घटना है जब पुलिस पर अटैक हुआ है। 2 पुलिसकर्मियों का मारा जाना बहनों भाइयों यह असाधारण है। मुख्य गवाह का नेशनल हाईवे पर ब्लॉक करके गोलियों की बौछार और बमों की बौछार करके मर्डर कर देना, यह उत्तर प्रदेश में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। आज कुछ लोगों के घर मिट्टी में जरूर मिले, कार्रवाई पुलिस ने शुरू की, लेकिन वो फरार हैं जो 3 इस घटना के मुख्य किरदार हैं। अतीक अहमद का बेटा असद जो फायरिंग करते हुए पहली स्ट्राइक कर रहा है, गुड्डू मुस्लिम जो सेकंड शूटर है बगल में उसके, और तीसरा अरमान सिविल लाइंस प्रयागराज का रहने वाला। ये दोनों अतीक अहमद के साथ आज से नहीं लंबे वक्त से उसके आपराधिक कृत्यों में लिप्त हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि प्रदेश की सुरक्षा पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गुंडा है, अपराधी है, क्रिमिनल है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, मर्डरर है, उसके सफाई के लिए किसी भी हद तक पुलिस को जाना पड़े तो जाना चाहिए पुलिस को। कानून के दायरे में जितने भी पुलिस के पास ऑप्शंस हैं, जितने भी इन्फोर्समेंट के तरीके हैं, वो अपनाए जाने चाहिए। और इस माफिया के गैंग का सफाया प्रयागराज और उसके आसपास के जनपद में शांति की गारंटी होगा। इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में गवाहों को भी डराती हैं कि माफियाओं के खिलाफ गवाही देने का अंजाम क्या है। 100 से अधिक मुकदमे के बावजूद इसके खिलाफ गवाही कोई नहीं देता। कारण इसका यही है। जब आप ये कहें कि जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस उस जमीन पर दिखे और ऐसे माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरे माफिया भी सबक लें। माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में, क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई लिहाज नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। एक गुंडा अंत में गुंडा है, उसका धंधा है अपराध करना, फिरौती वसूलना, उसका धर्म है पैसा,
उसका धर्म है बेहिसाब ताकत और अपराध के जरिए लोगों का दमन करना। गुंडे और अपराधियों की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, और ये बात सब पर लागू है, सिर्फ अतीक अहमद पर लागू नहीं है, सभी माफियाओं पर लागू है। तो ये वक्त है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर बहुत निर्णायक एक्शन लेने की और इस गुंडे की कहानी को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की। मैं अभी भी कह रहा हूं कि साबरमती की जेल में बैठकर ये गुंडा उत्तर प्रदेश में खून बहा रहा है और इसके खिलाफ अभी तक साबरमती में भी शिकंजा नहीं कसा गया है। यह जरूर चिंता की बात है। 100 से अधिक इसके खिलाफ मुकदमे ट्रायल में इसको कभी उत्तर प्रदेश नहीं लाया गया, लाया जाना चाहिए। बात तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है, लेकिन वक्त है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह के गैंग के खात्मे पर काम करे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, आज की परिचर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर डायलॉग से नहीं ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर किसी डायलॉग से नहीं ठीक हो सकता है कि मिट्टी में मिला देंगे। आपने मिट्टी में मिला देने के लिए कहा, अमेठी में 2 की हत्या हो गई। तो ये लगातार पुलिस पे काम करने पर और पुलिस के ईमानदार अधिकारियों को जब मौका देंगे तब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। मैं अपने पिता तुल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही रिक्वेस्ट बार बार कह रही हूँ कि जब तक उन्होंने अपनी बातों को कहा है कि मैं मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, तब तक वो अपने बातों को अमल करें। जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं खुश हूँ। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर बीएसपी से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। संजय चौधरी जी, जनता को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई तो सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिखाई, लेकिन मुख्य शूटर्स अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। घटना को 90 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, कारण बताइए क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा निश्चित रूप से वैसी ही है जैसा आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के माफियाओं के ऊपर और ऐसा जघन्यतम कार्रवाई करने वाले माफियाओं के ऊपर जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के पुलिस के ऊपर इतना बड़ा प्रहार है, गवाह के ऊपर उनके मृत्यु का दंड उनको मिला है, निश्चित रूप से ऐसे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके साथ पुश्ते भी याद करें। ये निश्चित रूप से जैसा आपका मत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही ऐसी मंशा को प्रकट किया है और उसी के आधार पर सारे के सारे अपराधियों के खिलाफ, तो ये एकदम ब्लंट मर्डर था, सभी लोग अपने नकाबपोश थे, उनकी पहचान हुई और पहचान के बाद उनमें जो नंबर बाई नंबर जो भी ट्रेस हो रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। ये सारे लोग देख रहे हैं। उसमें एक मुठभेड़ में मारा भी गया है, एक अरेस्ट हुआ है और जल्दी ही इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो उनको शेल्टर दे रहे हैं, हमने देखा है कि उनके खिलाफ शहीद हो गए। पुलिस ने मुख्य जो शूटर्स हैं जिनका नाम का जिक्र मैंने किया, असद, अरमान और गुड्डू मुस्लिम, उन तक पुलिस 90 घंटे के बाद भी नहीं पहुंच पाई। देखिए, जब इस प्रकार के कोई बड़े माफिया जो अपने अंतिम चरण में पहुंच गए हों, जब किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो मुझको लगता है कि उन्होंने पूरी ताकत लगाकर इसको अंजाम दिया होगा। इसीलिए वो पूरी अपनी रणनीति के हिसाब से होंगे, लेकिन पुलिस उनके पीछे है। 4 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में एसटीएफ उनको लगी है, उनको ट्रेस आउट कर रही है और जैसे ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से भी इनके बारे में जो जानकारी मिलेगी, निश्चित रूप से पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करेगी, इन पर भी करेगी, इनको शेल्टर देने वालों पर भी करेगी और इसके मास्टरमाइंड पे भी निश्चित रूप से एक्शन होगा। आज हमने देखा है कि जो सबसे बड़े उनके जो माफिया सरगना हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि उनको इंट्रोगेशन के लिए उत्तर प्रदेश न बुलाया जा सके। तो सारे के सारे आधार पर सारे के सारे क्षेत्रों में पुलिस मुस्तैदी के साथ लगी है और निश्चित रूप से हमने देखा है कि जैसे कोई दिया जब बुझने वाला होता है तो एक बार बहुत तेजी के साथ वो फड़फड़ाता है,
तो इस निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के इस माफिया सरगना की ऐसी ही कहानी है। और इस घटना के बाद मुझे नहीं लगता है कि दोबारा जिंदगी में कभी वो ऐसी घटना करने का दुस्साहस कर पाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके साथ हिसाब बराबर करेगी। पुलिस और एजेंसी वर्तमान का इतिहास मीडिया को ये रिपोर्ट करती थी कि अतीक अहमद की कमर तोड़ दी, उसका गैंग खत्म कर दिया, उसका ये सीज कर दिया, उसका वो जब्त कर दिया। जितना बड़ा अटैक उसने प्लान किया था, ये अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में तीसरा चौथा सबसे बड़ा किसी माफिया का अटैक था। कौन सी कमर टूटी है उसकी? देखिए उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी देखा, और कैसे उत्तर प्रदेश में एसपी तक का अपराधियों ने मर्डर कर दिया है दिन के समय में हमने देखा है, और आपने भी देखा होगा, याद होगा। लेकिन इस घटना को पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश के शासन ने भी पूरे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और मुझे लगता है कि अगली सुबह जब होगी तो कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट एक बार फिर सबके सामने होगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि इन अपराधियों को बिल्कुल जमीन दोज करने का काम किया जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और पुलिस का मंतव्य भी साफ है, शासन का संदेश भी साफ है कि ऐसे माफिया को किसी भी कीमत पर कुचलने से बचा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से इन्हें समाप्त किया जाएगा। जेपी पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। जेपी पांडे जी, इस तरह की घटनाएं बहुत विचलित करती हैं, और विशेष तौर पर जिस प्रकार से प्लान्ड वे में इस घटना को अंजाम दिया गया, दिन दहाड़े। संजय चौधरी जी बता रहे थे नकाबपोश थे, मैं बताऊं कोई नकाबपोश नहीं था, उनको डर ही नहीं था किसी का। ऐसा लगता था जैसे मौत का ही खौफ ना हो। किस तरह से बमबाजी कर रहे थे, कैसे फायरिंग कर रहे थे, और 90 घंटे तक उनका पकड़ा ना जाना। सवाल तो तमाम खड़े होंगे ना, कार्रवाई से परहेज क्यों? सिर्फ बुलडोजर से किसी का घर गिरा देने से इंसाफ नहीं मिलेगा। जेपी पांडे। देखिए ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से ये एक संवेदनशील मसला है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साफ कर चुके हैं कि अगर आप कोई भी जनता को महफूज रखने वाला या जनता के विकास का कार्य करेंगे तो हम रचनात्मक सहयोग देंगे। लेकिन जाहिर है कि अभी मुख्यमंत्री जी का सदन में भाषण रहा हो या हमारे मित्र का रहा हो, इस मसले पर भी ये राजनीतिक कमेंट ही है, और वो भी बढ़िया लच्छेदार भाषा में। अभी यही उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे जब अमित शाह जी आए थे तो वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां आभूषण पहन के रात को भी विचरण कर सकती हैं। आप सोचिए कि ये माफिया जो है, 6 साल तो इनकी सरकार हो चुकी, ये कह रहे हैं कि अपनी पूरी ताकत से लगा था। सरकार उसको ताकत दे कौन रहा था? जब वो जेल में है, जेल में ये पहली घटना नहीं है, जेल में उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में था, तब भी वो अपराध को अंजाम देता था। तो आप स्वाभाविक सी चीज़ है कि आपका बुलडोजर तो गांव गरीब किसान को उजाड़ने के लिए केवल लश्कर के साथ उपस्थित होता कि कानपुर में एक गरीब की झोपड़ी उजाड़ दी जाए, और आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नियत सही नहीं है। आप देख लीजिए तो अगर नियत सही नहीं थी तो ये बुलडोजर क्यों चलाया? इसलिए नहीं कि आप भी जानते हैं पूरी लिस्ट हमारे गिरा तो दिया बुलडोजर से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे थे कि आप टॉप 10 माफिया का मुकदमे के आधार पर लिस्ट जारी कर दीजिए, उनके विरुद्ध एक ट्रांसपेरेंट मतलब एक्शन लीजिए। कौन विरोध करेगा ब्रिजेश जी? लेकिन जाहिर है कि आप जब सत्ता द्वारा संरक्षित कुछ माफिया को निगलेक्ट करेंगे और एक पार्टिकुलर मतलब क्षेत्र या जाति धर्म के लोगों पे एक्शन करिए, लेकिन उसको ऐसे प्रचारित करेंगे, ऐसा परसेप्शन देंगे कि जैसे भारत की आज़ादी के लिए खतरा है। तो आप प्रचार करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि बुलडोजर सब कुछ सही कर रहा, करना कुछ नहीं चाहते हैं। इनकी नियत ही गड़बड़ है, वरना ये घटना नहीं हो सकती थी। 6 बरस बाद अगर आज ये इतने ताकतवर माफिया है तो उसके दोषी। देखिए, अतीक अहमद जैसे गुंडे और माफियाओं से निपटने के लिए ना सबको साथ आना पड़ेगा। सरकार को भी अपनी कार्यशैली ठीक करनी पड़ेगी, पुलिस को भी अपनी कार्य को बहुत प्रोफेशनल होना पड़ेगा, अपोजिशन को भी इसमें सरकार का साथ देना चाहिए, और मीडिया का काम भी है कि सही चीज रिपोर्ट करे, गुंडे को गुंडा कहे। पांडे जी, नहीं, अपोजिशन तो बिल्कुल साफ, सब लोग इकट्ठे हो जाइए। नहीं, हमारा ऐसे गुंडे समाज पर कलंक हैं, देखिए ब्रिजेश, समाज पर धब्बा हैं, और हमारे आप सबके लिए खतरा है, आपके और हमारे बच्चों के लिए खतरा है, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है ये माफिया। नहीं, डेमोक्रेसी के लिए ही खतरे हैं। अगर संगठित अपराधी लोकतंत्र के दरवाजे से शिरकत कर जाएंगे तो वो निश्चित रूप से समानांतर। और मैं सबसे कहता हूं इन विषयों पर राजनीति करो मत, सीधे काम। ये तो प्रदेश की जनता की सिक्योरिटी का है, ये सबके ऊपर लागू है, चाहे वो संजय चौधरी हो, पांडे जी आप हो, या एसबीएसपी वाले हो, या आरएलडी वाले हो, सब पर लागू है ये बात। अब इससे ज्यादा आपका क्या बचा है? मतलब अब इससे बड़ा अटैक कोई माफिया क्या करेगा? भाई सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता भी और राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी
इस तरह की घटनाएं मन में बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े की जाती हैं। 90 घंटे के बाद भी मुख्य शूटर नहीं पकड़े गए। हालांकि बुलडोजर चला, आज 2-3 के घर गिरे, लेकिन पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। और देखिए, मुझे तो आज बड़ा डिबेट प्रारंभ करते ही बड़ा दुख हुआ, दूसरे पुलिस सुरक्षाकर्मी की भी मृत्यु हो गई, शहादत हो गई उसकी। ब्रजेश भाई, मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो है उन पुलिस कर्मियों का ही है। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि वो बगैर किसी बात के मारे गए हैं और इस माफिया राज में मारे गए हैं। अभी संजय भाई हमारी बात का प्रतिवाद करेंगे, हो सकता है आप भी करने लगें। इस पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया राज ही चल रहा है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि साहब हमने माफियाओं को ख़त्म कर दिया, तो अगर ख़त्म कर दिया तो ख़त्म वाले क्या भूत माफिया आए थे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने? माफियाओं की आंखों में आपने कोई खौफ देखा? कैसे बम चला रहे थे, कैसे गोलियां चला रहे थे, वो भी सुरक्षित कहे जाने वाले इलाहाबाद में, आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के माफिया हो गए हैं। एक सरकारी माफिया हैं, एक ये वाले माफिया हैं, एक सरकार में बैठे माफिया हैं, एक पुलिस वाले माफिया हैं। आप देखिए, हर आदमी माफियागिरी कर रहा है। एक माफिया काम कर रहा है, वो जिस तरीके से हमारे पुलिस वालों की शहादत ले रहा है, उमेश पाल को मार रहा है, अपनी दुश्मनी में मार रहा है। दूसरे माफिया वो हैं कि जो बगैर अदालती आदेशों के इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तीसरे माफिया वो पुलिस वाले माफिया हैं जो विवेक तिवारी को मार दे रहे हैं, जो कानपुर से एक व्यापारी जो गोरखपुर गया हुआ है उसको मार दे रहे हैं, जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मार दे रहे हैं। इस तरीके की जो सारे के सारे जो माफियागिरी चल रही है ना, ये पूरी की पूरी माफियागिरी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेतृत्व में वो वीडियोस देख के आपको क्या महसूस हुआ? मैं सर थ्रिल्ड हूं। मैं आपसे बताऊं, अजीब सा लग रहा है मुझे। ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई खौफ ही नहीं है उनमें। आप देखिए ना, आप एक तरफ हम लोगों को कहते थे, आप भी कहते थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी कहते थे, तो सभ्य मित्र हैं, बाकी सब लोग क्या, वो मुख्तार अंसारी को पंजाब में पकड़े हुए हैं साहब, मुख्तार अंसारी को नहीं आने दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, पिछले 3 साल से एक पेशी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई अतीक की, एक भी। गुजरात में सुरक्षित रखे हुए हैं उसको, उपचुनाव लड़वाते हैं फूलपुर से उसको। मैं आपको क्या क्या बताऊं आपसे, एक पेशी अगर उत्तर प्रदेश में उस माफिया की हुई हो तो कोई बता दे हमको। आप बता देना उसका साम्राज्य फल फूल कैसे रहा है आपके राज में। आपके राज में उसका साम्राज्य फल फूल रहा, और आप मकानों पे बुलडोजर चला रहे हैं कानपुर वालों के, दीक्षित परिवार के एक झोपड़ी को हटाने के लिए बुलडोजर चला रहे। आप देखिए, बुलडोजर भय का प्रतीक है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि आपसे भी असहमति है मेरी दो चीजों को लेकर। बगैर अदालती आदेश के बुलडोजर चलाना, बगैर किसी बात के किसी को भी अवैध कह देना, बगैर किसी, हाँ, अदालती आदेश के साथ बुलडोजर भी चले, अदालती आदेश के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, लेकिन अदालत का काम है न्याय, अदालत का काम है लोगों को न्याय देना। तो मैंने ये कब कहा कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? नहीं, आपने नहीं कहा। मैं पहले ही मैं आपसे सुरक्षा की मांग कर रहा हूं। ठीक बात है, ठीक है कि नहीं? मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, तमाम जगहों पे लोग कहते हैं साहब कि क्या नाम, बुलडोजर जो है, बुलडोजर राज है, बाबा का बुलडोजर है। अरे बाबा का बुलडोजर भय का प्रतीक है भाई। सर, आप इतने चैनलों पे डिबेट करके आते हो ना कि सम टाइम आपको वही चीजें आपकी ना एंकर वाली रिसाउंड करती रहती है। बिल्कुल। हमें एक दिन संजय चौधरी ये बात बता रहे थे, मुझे ये बात कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। बोलिए राजपूत जी। तो मैं दूसरी बात आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि जो माफियाओं का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इन माफियाओं के राज से मुक्ति चाहिए जनता को। चाहे वो पुलिस का माफिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का माफिया हो, कहने के साथ मिट्टी में मिला देंगे। अरे भाई, आज तक क्या, कल तक क्या अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री थे जो आज आप मिट्टी में मिला रहे हो? पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री कौन था? पिछले 6 साल से सरकार किसकी थी? आप बताइए ना, जो आज आप मिट्टी में मिलाने का प्रण ले रहे हैं। जांच और कार्रवाई चल रही है, आप उससे संतुष्ट हैं कि कुछ और चाहते हैं? मैं जिम्मेवारी से चाहता हूं कि अदालत के हिसाब से बिल्कुल कानून सम्मत कठोर से कठोर कार्रवाई हो, निर्दोष को ना प्रताड़ित किया जाए। सर, मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से डिमांड करता हूं, और सबको करना चाहिए, शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा, 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा हमारे शहीद पुलिस कर्मियों को मिलना चाहिए। मैं जिम्मेवारी से बिल्कुल आपकी बात के समर्थन में और आगे बढ़ता हूं। 1-1 करोड़ तो ये देंगे ही, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि इससे ज्यादा मिलना चाहिए। उन 2 बच्चे, नए बच्चे हैं सर, एक निषाद लड़का है, एक संदीप मिश्रा लड़का है, दोनों नए बच्चे थे। उनकी गलती क्या है, कोई मुझे बता दे। मैं क्या नाम, ये जो माफिया जिन लोगों ने मारा है, मैं उनसे भी पूछता हूं कि उनकी क्या गलती है। भाई, तुम्हारी बदमाशी का आपस का था, तो अगर तुम उसको मारते, समझ में आती बात, तुमको पुलिस मारती, लेकिन तुमने पुलिस वालों को क्यों मारा?
पुलिस वालों के सर, ये ऊपर कैसी बात हुई कि कोई किसी को मार दे, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, तुम्हारी उससे दुश्मनी तो तुम मार दो। नहीं सर, मैं गलत, नो सर, मेरी बात को गलत ले गए आप ही ने बोला सर। नहीं सर, मैं शायद हो सकता है कि कोई हाँ, भावावेश में कह गए, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि पुलिस वालों को मारना तो किसी भी सूरत में किसी भी माफिया को आप जायज नहीं ठहरा सकते। बाकी जो माफिया वार जो चलता है उसको तो आप अलग से देखेंगे ना, कि एक बदमाश दूसरे बदमाश को मार रहा है, वो गलत है। लेकिन मैंने तो कल सुझाव दिया उत्तर प्रदेश कि एक एंटी माफिया सेल बना लो और उसकी प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग करो। सुन लीजिए ना, ये बना रखी है इन्होंने। कहां सर? अरे मैं पिछले 6 साल से बना रखी है। आप जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए थे, पहले 100 दिन के लक्ष्य में था इनके एक एंटी रोमियो स्क्वाड, एक एंटी माफिया स्क्वाड, एक एंटी भू माफिया स्क्वाड। उस एंटी भू माफिया आपने तो आप संतुष्ट नहीं है जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है? आपने बहस करी थी सर एंटी भू माफिया स्क्वाड पे। इन्होंने एंटी भू माफिया स्क्वाड 6 साल में, मैं पूछ तो रहा हूं संजय चौधरी जी से कि ये हास्यास्पद ही तो है कि आज योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि साहब माफियाओं को मिट्टी में मिला। अरे 6 साल से क्या अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री थे? बताएं ना ये लोग। और सबसे बड़ी चीज, माफियाओं का जवाब आप माफियागिरी से, ये आपकी भाषा है सदन में? किसी के पिताजी को कुछ कह दे रहे हैं, किसी के बच्चे को कुछ कह दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं तुम्हारे बाप, किसी को कह रहे हैं तुम्हारी मां। क्या मतलब है ये? आप इतने भावावेश में आप अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आपके पुलिस अधिकारी आपके उसमें नहीं है, माफिया आपके हाथ में नहीं है, आपके राज्य में माफिया बेखौफ है और आप जो है अपना गुस्सा बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, ये उचित नहीं है। मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं डिबेट में, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। शुक्रिया रोहित जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इलाहाबाद की घटना को आपने किस तरह से समझा, इसका एनालिसिस कैसे किया आपने? 90 घंटे से अधिक शूटर्स का फरार होना, सरकार का आज बुलडोजर कार्रवाई करना और अब तक मुख्य आरोपियों पर को तक पुलिस का ना पहुंच पाना बड़े सवाल खड़े करता है। ब्रिजेश जी देखिए, निरंतर 6 सालों से हम कहते रहे हैं कि ये जुमलेबाज सरकार है और आज भी ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। मट्टी में मिला देंगे, थर थर कांपता है माफिया, फड़फड़ा रहा है दिया माफियाओं का। आप मुझे बताइए, जो उमेश पाल मारा गया है व्यक्ति, वो कोई अपराधी था? उसका कोई किसी से द्वेष था? जैसे अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि साहब पुलिस वालों का तो दर्द है, उसका दर्द नहीं है। अरे भाई, क्यों नहीं दर्द है उसका? वो तो हिम्मत करके, अपनी ताकत दिखा के माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था और वो एक गवाह था। उसकी खाली गलती ये थी कि वो सत्य के साथ खड़ा हुआ था और गवाही देने के लिए कोर्ट में जा रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। आप बताइए, ये कौन सा राम राज्य है? किस तरीके का राम राज्य है? हम निरंतर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ना जाने कहां कहां से जुमले लेके आती है। फड़फड़ा रहे हैं माफिया, थर थर कांप रहे हैं माफिया, पैंट में पेशाब कर रहे हैं, गले में तख्ती लगा ऐसा कोई नहीं बोला जा रहे। ये तो वाली बात आप अपनी मर्जी से अभी 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 ये पैंट वाली बात क्या? हाँ नहीं ब्रिजेश जी, आर्काइव में चले जाइएगा, आप ही चैनल पे बोला गया, मैं डिबेट की डेट और सब बता दूंगा आपको। तो ब्रिजेश जी, इस तरीके की खाली भाषा शैली से, ऑल इज वेल कहने से पिक्चर थोड़ी ना चल रही है कि फिल्म चल रही है कि ऑल इज वेल कहते जाओगे और उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ता जाएगा। और दूसरी चीज आप देखिए ना, प्रयागराज में घटना हुई, उसके बाद उसके तो आप अपराधी अभी तक पकड़ नहीं पाए, ना उनका इनकाउंटर कर पाए, ना कुछ कर पाए, उनका खाली दिखावा कर मार गिरा है। वो पता नहीं कौन बता रहे, ड्राइवर वाइवर था, उसके हाथ में बंदूक शायद नहीं देखी गई है, वो ड्राइवर था, गाड़ी वाड़ी चला रहा था वो उनकी, तो उसको मार गिरा है। कुल मिला के वही है ना कि मोहरों को मार के राजाओं और रानियों को बचाया जा रहा है। ये किस तरीके का न्याय है? क्या मैं इसको ये मान लूं कि मोहरों को मार के अपनी पीठ थपथपा लिया आपने और राजा और रानी को बचाया जा रहा है? ये किस तरीके का राम राज्य है ब्रिजेश जी? मुझे बताइए। उसके अगले दिन अमेठी के अंदर हत्या कर दी जाती है 2 लोगों की। आप बताइए, मतलब आप अपराधियों का हौसला देखिए। उसके बाद यहां पे बताया जा रहा है कि वो चिराग थड़थड़ा रहा है माफियाओं का। क्या थड़थड़ा रहा है भैया माफियाओं का? यहां तो हमको लग रहा है सरकार थड़थड़ा रही है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था क्या होगा। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई है, इसको आप मानते हैं कि ये प्रभावी नहीं है? भाई पता नहीं किसका घर गिराया है, क्या कर दिया ब्रिजेश जी। हम उन अपराधियों को देखना चाहते हैं जिनके गोलियां चलाते हुए वीडियोस वायरल हैं। हम उन अपराधियों को देखना चाहते हैं जिनके बम फेंकते हुए वीडियोस वायरल हैं, जो एक दुकान में खड़ा होकर रेकी कर रहा था, वहां चार्जर खरीदने की नाटक कर रहा था और उसके बाद बंदूक लेके भाग लिया। एक व्यापारी की सोचिए क्या दशा होगी, क्या मनोदशा होगी। अगर व्यापारी की दुकान पे कोई व्यक्ति आके खड़ा होगा तो उसकी क्या मनोदशा बनेगी, हमारी आपकी क्या मनोदशा बनेगी ब्रिजेश जी? अगर हम आप सत्य के साथ खड़े होना चाहते हैं तो आज स्थिति यह है कि उमेश पाल की हत्या कर दी गई।
अब क्या होगा राजू पाल के जो है मुकदमे का? तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश के गवाह मारे जा रहे हैं, जेल के अंदर अब लोग मारे जा रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश आज की डेट में अगर आप जेल के अंदर पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है ब्रिजेश जी। आप संतुष्ट कोई हैं क्या? इंडिपेंडेंट आप इंक्वायरी मुझे चाहते हैं? बताइए, क्या खुद सरकार के प्रवक्ता संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? 90 घंटे हो जाते हैं। आप कह रहे हैं साहब वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग थे तो फिर क्यों कहते थे आपकी क्रिमिनल्स की हमने कमर तोड़ दी है, हमने तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तोड़ दिया है? फिर आप एक्सेप्ट करिए ना कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जो आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर राज करने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। अरुण जी, शुक्रिया आपका। इलाहाबाद की घटना पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो घटनाक्रम हुई, और डिबेट में कर ही रहा था तब तक एक बहुत दुखद खबर आई कि दूसरे कांस्टेबल की भी मृत्यु हो गई, उसकी इनकी भी शहादत हो गई इस घटनाक्रम में। 90 घंटे बाद भी मुख्य शूटर्स अभी तक फरार हैं। बुलडोजर की कार्रवाई तो हुई, लेकिन अब तक इनका न पकड़ा जाना भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। देखिए, बीमारी जब पुरानी होती है तो वो इलाज जल्दी ठीक नहीं होता, उसमें समय लगता है, और उसको ठीक करने के लिए सरकार और प्रशासन, पुलिस को पूरी सक्रियता के साथ इससे निपटना पड़ता है। ये दुखद घटना है कि हमारे जवान जो हमारी सुरक्षा में लगे हैं, जनता की सुरक्षा में लगे हैं, वो शहीद हो जा रहे हैं, और शहीद होते ही उनके परिवार के लोग दुखी हो रहे हैं। पूरा परिवार या पूरा पुलिस महकमा इस बात से दुखी है। मैंने देखा है कि पहले मुकदमा होते थे 100 मुकदमे, 25 मुकदमे, 30 मुकदमे में एफआईआर लग जाता था। लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा करके और सीधे किस तरीके से तिकड़म बैठा करके इस मुकदमों से बरी होने की कोशिश करते थे। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के द्वारा, वो पहले भी हो सकता था। जिन लोगों ने इन अपराधियों को पाला पोसा, जिन लोगों ने बड़ा किया, वो अगर ये कोशिश किए होते तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस बात के पक्षधर नहीं है कि आप अपराधियों पर मुकदमा लिखिए और आप बचाने के पीछे एक पार्टी खड़ी हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अपराधी हो, उसके पीछे किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, न्यायालय के पक्ष में अगर वो सही है तो न्यायालय उसको सजा देगी, अगर वो गलत है तो न्यायालय उनको दोषी भी ठहराएगी और उनके साथ साथ कोई आप अपराधियों के खिलाफ हैं? हम 100% अपराधियों आपकी पार्टी अपराधियों के खिलाफ है? बिल्कुल। हम आपके पार्टी के अध्यक्ष अपराधियों के खिलाफ हैं? नहीं, देखिए, जो अपराधी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, आपको कैसे पता है मैं क्या पूछने जा रहा हूं? आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। हाँ, मुझे पता है कि जिन अपराधियों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, आप मुख्तार अंसारी का नाम लेंगे। मैं क्यों लूंगा? तो आपको बताना पड़ेगा कि उसके बेटा आपके पार्टी का एमएलए है, अब्बास अंसारी, जिसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, जिसको सरकार ने माफिया घोषित किया है, वो आपकी पार्टी का एमएलए है, और आप मुझे अपराध और माफिया पर लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे। वो बेशक वो मेरी पार्टी के आप लेक्चर दे रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण। आपकी पार्टी का एमएलए मुख्तार अंसारी का बेटा, चुनाव आप लड़ाएंगे, आपके पिता बांदा जेल में उनसे मिलने जाएंगे, पुलिस आपकी गाड़ी रोकेगी, चेकिंग करेगी, और आप मुझे यहाँ अपराध और राजनीतिकरण पर लेक्चर दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं 3 बात कंफर्म करने के बाद आपसे सवाल भी नहीं पूछा, आप खुद ही तोते की तरह रटने लगे। नहीं, मैं कुछ नहीं रट रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई अगर गलत कर रहा है, क्यों ना मेरा विधायक निकाल के बाहर करो अब्बास अंसारी को। चलो अभी का अभी उसको पार्टी से निकालो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि निकाल दो पार्टी से। अपराधी अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। आपका अपराधी मुख्तार अंसारी का बेटा माफिया, अब आप कह रहे हो कि दोषी नहीं पाया गया। ओके, नहीं, बाप निकाल दो उसको पार्टी से। बेटा गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। बेटे का बेटा ही माफिया है तो सजा उसको मिलेगी। कितने मुकदमे जेल में है वो भाई साहब? उसमें रोड़ा नहीं बन रहे हैं, जेल में है वो। सरकार को जितना कठोर कार्रवाई करना है करे। तो पार्टी से निकाल क्यों नहीं रहे उसको? हम उसमें नहीं कर रहे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता से निकाल क्यों नहीं रहे हो? आपकी सिंबल से एमएलए है वो, हम क्यों मान जाए? आपकी पार्टी का एमएलए है वो, निकाल के बाहर करो। अधिकृत रूप से हमारी पार्टी विधायक हैं, लेकिन वो किस पार्टी से जुड़े हुए ये भी तो अधिकृत है ना, निकाल दो, जवाब दे दो सबको। आज कह दो कि निकाल दिया उसको, बोलो आप तो आप तो पार्टी के अधिकृत व्यक्ति हो, निकाल बाहर करो। आज प्रशासन या आज न्यायालय उनको दोषी का ठहरावे और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी बाहर ना निकाले तो फिर कहिए। तो इस तरह तो अतीक अहमद पे 100 केस चल रहे हैं, एक में भी उनको भी सजा नहीं हुई, तो क्या उनको शरीफ आदमी मान लिया जाए? नहीं, देखिए, आप प्रयागराज में जिन लोगों ने घटना घटित किया है
वो संगठित अपराध किया है। जी। इन्होंने संगठित अपराध नहीं किया है। अच्छा, और आप जो इशारा कर लो रहे भैया, हैं, ये पहली बार खुलासा हुआ कि मुख्तार अंसारी और उनका परिवार या गैंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं करता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कंफर्मेशन के बाद सवाल किया हूं, और देखो मैंने सवाल भी नहीं किया आपसे, आप खुद ही नाम लेने लगे। नहीं, मैं कह रहा हूं बेटे ने संगठित अपराध नहीं किया है, बाप ने अगर संगठित अपराध किया तो उसको सजा मिल रही है। तो बेटे को पुलिस ने गलत जेल भेज रखा है, इसका मतलब सजा मत दीजिए। राजभर जी, बेटे को यानी अब्बास अंसारी को संजय चौधरी जी की पार्टी की सरकार ने गलत जेल भेजा है, इसका मतलब? नहीं ना, बिल्कुल सही भेजा है। अगर उनके पास जांच हुई है, तथ्य मिले हैं, तो जेल की सलाखों में भाई साहब निकालो पार्टी से आज। नहीं, मैं दोषी कहां पाए गए कि उन्होंने दोष सिद्ध हुआ? उनका दोष सिद्ध तो हुआ नहीं है, न्यायालय ने अभी तो फैसला सुनाया नहीं है। तो अब्बास अंसारी एक शरीफ व्यक्ति हैं। नहीं, देखिए, वो राजनैतिक मुकदमों के वजह से जेल गए हैं, वो क्राइम करके जेल नहीं गए। तोल मोल के बोलना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कोई क्राइम करके जाता है तो उसकी सजा दूसरी होती है, राजनीतिक मुकदमों की सजा दूसरी होती है। शुक्रिया। डिबेट के दूसरे राउंड के लिए आप तैयार हैं? बीरेन जी भी आपके साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, शुक्रिया आपका। इलाहाबाद की घटना के बाद क्या कार्रवाई सरकार कर रही है ताकि लोगों के मन में कानून व्यवस्था, सिक्योरिटी और अपराधियों के खिलाफ गवाही देने की भावना रिस्टोर हो सके? ये एक बड़ी घटना है, सिर्फ कुछ लोगों पर बुलडोजर चला के इसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। डिसाइसिव एक्शन का वक्त है। सरकार ने क्या प्लान किया है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत पहले लिखा गया था कि रोती न्याय व्यवस्था, मरता गवाह और पनपता माफिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पिछले काफ़ी वर्षों से 2-3 दशकों से ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी कि जो माफिया था वो न्याय व्यवस्था को विधता बताता था, गवाहों की हिम्मत नहीं पड़ती उसके खिलाफ गवाही देने की, और फिर वो धीरे धीरे सफ़ेद पोश बनकर सत्ता में आकर बैठ जाता था और सत्ता को अपने इशारे पर नचाने लगता था। अतीक एक ऐसे ही माफिया का नाम है जिसने इस तरह के अपराध जगत से आकर सियासत में भी वो बैठा, और अभी तक उसका ये अंधेर नगरी वाला जो कार्यक्रम है, ये गुंडागर्दी है, माफियागिरी, वो चलती जा रही है। एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो अतीक अहमद के लिए इलाहाबाद में पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी तैनात रहे, एसएसपी, और वहाँ पर इन लोगों ने न उसकी संपत्ति पर हाथ डाला, न उस पर ठीक से कार्रवाई की, न उसके परिवार पर, न उसके शूटरों पर। वो उसकी कमर नहीं तोड़ पाए, खाली थाना बेचा, मलाई काटी और चले आए। ये पुलिस का भी एक बहुत बड़ा फेलियर बहुत लंबे समय से रहा, जिसकी वजह से उसके इतने हौसले बढ़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, वो सरकार की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो भ्रष्टाचार के आगे कई बार घुटने टेक देती है और वो अफसरों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आज अतीक अहमद ने जिस तरह से गुंडागर्दी की, वो योगी सरकार के लिए एक चुनौती बना है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में इतना खुलेआम चैलेंज इस तरह का बहुत कम आता रहा है। ये वक्त एक कठिन वक्त है सरकार के सामने कि वो अपनी साख को बहाल कैसे करे, वो इस अपराधी पर कितनी सख्त कार्रवाई करे जिसके जनता के मन में भावना जाए कि अब मामला ठीक हो गया है। अभी इसका इंतजार है लोगों को। लेकिन देखिए, एक चीज़ और कही जाएगी कि जब जब सरकार और अफसर पिक एंड चूज के आधार पर कार्रवाई करेंगे, तब तब समाज में बैठे हुए सातिर माफिया, पैसे वाले माफिया, ये बच निकलेंगे। योगी के सरकार से पहले एक बात कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ खुद उस जगह से आते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी माफियागिरी एक ज़माने में चलती रही। योगी आदित्यनाथ का कहा जाए तो जीवन की शुरुआत भी माफियागिरी के सामने ही हुआ। गोरखपुर में पूर्वांचल के बहुत बड़े बड़े माफिया वहाँ रहे, उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा है। तब भी वो लड़े, तब उनके पास सत्ता की ताकत भी नहीं थी, लेकिन आज तो वो खुद सरकार में है, उनके पास ताकत है, इच्छा शक्ति भी है। अब ये देखना होगा कि उनकी सरकार में इन माफियाओं का क्या हश्र होता है, क्योंकि जनता बहुत कुछ जानती है, जनता को बहुत कुछ जानना चाहिए।
कि ये एक एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जो आया था वो कितने भूमाफियाओं पर कार्रवाई करके आगे गया और कितने भूमाफिया गुलाबी नोट के दम पर बचकर निकल गए। सरकार को फिर उस दौर को याद करना पड़ेगा जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये जो जमीनों पर कब्जा करने वाला गिरोह है ये एंटी भूमाफिया उसको खत्म करेगा, लेकिन आज उसकी आवाज़ खत्म हो गई। हाँ, बुलडोजर की आवाज़ जरूर चल रही है और बुलडोजर ये एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स को फिर से बुलडोजर का सहारा लेना पड़ेगा और ये बड़ी ज़रूरत है इस बात की, नहीं तो ये करोड़ों लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। जिसलिए आज इस चीज़ का गठन किया गया था वो कहाँ पड़ा है, वो निष्प्रयोज्य हो गया। उसकी ज़रूरत है, उसको फिर से जगाना पड़ेगा। अतीक अहमद जैसे परिवार के लोग संपत्ति बनाते गए, लोगों को मारते गए, कोई उनके खिलाफ गवाही देने वाला नहीं। आज वो इतने बड़े हो गए कि विदेशों तक में उनका संपत्तियां हैं। लोग इस बात को, सरकार इस बात को जानती है। अब देखिए एक्शन क्या होता है। लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगा जी कि कई बार राष्ट्रीय दलों में मुख्यमंत्रियों के हाथ पूरी तरह खुले नहीं होते, पूरी आज़ादी से वो काम नहीं कर पाते। कई बार उनके हाथ बंधे होते हैं। जिनको हम बहुत ताकतवर रूप में देखते हैं वो हर काम 100 में 100 अपनी इच्छा से बहुत बार नहीं कर पाते। ऐसा भी होता है। अखिलेश यादव की सरकार में भी ये बात कही जा सकती थी, आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में भी ये बात कही जा सकती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जब अपराधियों पर कार्रवाई करने में अफसर चूक जाएंगे तो इलाहाबाद में बम आलू की तरह फेंका ही जाएगा, लोग मरेंगे, घर में घुसकर मारे जाएंगे। ये एक चुनौती का समय है। इस चुनौती से सरकार जितनी जल्दी निपटेगी उतना जल्दी लोगों के मन में विश्वास बहाल होगा, उद्योगपतियों के मन में विश्वास बहाल होगा। यूपी की कानून व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। बहरहाल अपराधी का अंत एक दिन होना है। सरकार का चरित्र साफ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी सरकार होती वो अपने इकबाल से समझौता नहीं करेगी, अपनी छवि से, अपनी साख से। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि गुरूर तो उसे होगा मुनासिब है, हमने ही तो उसकी आदत खराब की है। और तेरी अकड़ तो अब 2 दिन की बात है, मेरा गुरूर तो खानदानी है और तेरा घमंड ही तुझे हराएगा। मैं क्या हूं ये तुझे आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत आपके इस शेर का जवाब देंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। संजय चौधरी जी, इतना वक्त क्यों लग रहा है इन माफियाओं को नेस्तो नाबूद करने में, पहला प्रश्न। और दूसरा, विपक्ष ने कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह आपकी राजनीतिक कार्यशैली, जुमलेबाजी, बोलने की शैली, सिर्फ कहना और कठोरतम कार्रवाई से बचना। देखिए, मेरे साथ बैठे मित्रों ने जितनी भी बातें कही हैं मैं बिंदुवार उनका जवाब देना चाहूँगा। एक तो बुलडोज़र को लेकर बात कही है कि बुलडोज़र जहाँ चाहते हैं नियम के विरुद्ध चला देते हैं। मैं एक डेट का जिक्र करना चाहूँगा। 10 जून प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद जब भीड़ निकलती है तो वो बहुत पत्थरबाजी करती है और उसका मास्टरमाइंड था जावेद मोहम्मद पंप। जब इसके घर पर बुलडोजर चलने की बात हुई तो इन्हीं सारे विपक्षी दलों की विचारधारा के समानता रखने वाले जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसने इस बात को रखा कि उत्तर प्रदेश में ये जो बुलडोजर चल रहा है ये ठीक नहीं है, ये पिक एंड चूज कर रहा है। इस सारे बात को देश के सबसे बड़े न्यायालय ने सुना और सुनने के बाद ये निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से बुलडोजर के आधार पर कार्रवाई कर रही है ये ठीक है। ये मेरा और आपका किसी निचले अदालत का नहीं, देश की सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। तो मुझे लगता है कि अपनी बात को कहते हुए विपक्षी दलों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बात नंबर 2 एक हुई कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खौफ नहीं है। अगर खौफ ना होता तो आज अतीक सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचते कि मुझे उत्तर प्रदेश में न बुलाया जाए, इसकी दरखास्त वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों लगाते। निश्चित रूप से बड़े माफियाओं के दिल में उत्तर प्रदेश की सरकार का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का, पुलिस के इकबाल का खौफ है,
तभी उत्तर प्रदेश में आने से डरने के लिए ये जो भी संभव इनके पास तंत्र मंत्र यंत्र संयंत्र हैं उनका उपयोग करते हैं और यहां आने से बचते हैं। बात नंबर 3, जो पिक एंड चूज की बात होती है, निश्चित रूप से जैसे ही अपराध होता है उस अपराध पर कठोरतम कार्रवाई होती है। अगर केवल धर्म देखकर कार्रवाई होती तो हमने लखनऊ के अंदर देखा है कि एक व्यापारी की हत्या जब गोरखपुर में होती है और कहा गया कि इसलिए बचाया जा रहा है कि उसका इंस्पेक्टर उसी जाति का है जिस जाति के मुख्यमंत्री हैं, तो इसी लखनऊ में सतरिक रोड पर हमने देखा है कि उन इंस्पेक्टर साहब का 1 करोड़ का बंगला उत्तर प्रदेश की राजधानी इसी लखनऊ में बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर दिया गया था। तो यह पिक एंड चूज की कार्रवाई नहीं है, लेकिन हां, जो भी अपराध करेगा, जो भी माफिया होगा, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी। इसमें कोई भी, इस मंशा में 1% का भी कोई संशय नहीं होना चाहिए और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कितना वक्त चाहिए प्रयागराज आपको? में निश्चित रूप से 90 घंटे से अधिक बीत गया है, प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। ब्रजेश भाई, आप मतलब कोई इसमें पैमाना हो सकता है क्या? जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, पुलिस मुस्तैद है और 400 से ज्यादा पुलिस के जवान उनके पीछे लगे हैं और मैं समझता हूं कि कम से कम वक्त में जितना भी वो होगा निश्चित रूप से कानून के दायरे में आएंगे और कानून के दायरे में आने के बाद निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होगी। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी ही होगी और ये नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। और सुरेंद्र राजपूत जी, 3-4 चीजें संजय भाई ने कही और 2 चीजों को मिला करके कहा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली, आपकी बातों का लेकिन जवाब नहीं दिया। जी, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं इनकी भी बातों का, चलिए इन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, हम इनकी बात का जवाब दे देते हैं। संजय भाई बहुत ही, जिसको कहा जाए, नहीं, आपकी बात का जवाब दिया भाई, आप ही कह रहे थे कि हमारे हाथ में माफिया नहीं है। अब इनकी बात सुन लें आप। हाँ, बोलिए भाई सुरेंद्र जी, गो अहेड। संजय जी लालजी टंडन जी के साथ रहे तो उस विधा, सर बोले ना, आप बोले। हाँ, वो उस विधा के इंसान हैं कि कम से कम लोगों की बातें सुनते तो हैं, लेकिन न समझने का भ्रम रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे लोग, वो इस कार्रवाई के लिए नहीं गए थे, वो ये गए थे दिल्ली की कार्रवाई के लिए और दिल्ली में कार्रवाई रुक गई थी, जिसमें मंदिर भी मस्जिद भी दोनों बची थी। उसी में ये केस आया था। बाद में प्रोड्यूस करा लेंगे, आप सुरेंद्र जी बोलते हैं। हाँ, मैं दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो संजय जी जो है ना, ये इधर उधर की बात करते हैं। वो केस ऑलरेडी चल रहा है, जुनैद वाला भी, और एक वो जो बरेली के पास पेट्रोल पंप इन लोगों ने ढहाया था वो भी चल रहा है। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा तो बहुत स्पष्ट है, संजय जी से एक सहमति भी है। अतीक नाम का जो माफिया है उत्तर प्रदेश में आने से घबरा इसीलिए तो रहा है कि उससे बड़े माफिया यहां पर बैठे हुए हैं। माफियागिरी, सरकारी माफियागिरी हो रही है। अरे भाई, एक गुंडागर्दी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक पुलिस भी गुंडागर्दी करने लग गई तो संविधान को बचाएगा कौन? सरकार भी अगर माफियागिरी करने लग जाएगी, गुंडागर्दी करने लग जाएगी तो बचाएगा कौन? आप कहते हैं कि साहब हम संविधान को कुचल देंगे, हम भीड़ को न्याय देंगे, भीड़ जैसा कहेगी वैसा करेंगे। नहीं, भीड़ से आप जीत सकते हैं। नहीं, ये गलत लीजिए, नहीं राजपूत जी, आप भीड़ से जीत सकते हैं। आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। आप संजय जी एक सेकंड रुक जाइए, इनको बात कंप्लीट कर ले, फिर आपको तुरंत मौका दे देंगे। आप इनकी बात काउंटर कर लेना। मैं फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं कि जनता आपको वोट देगी, जनता से आप जीतेंगे, लेकिन सरकार आप न्याय तंत्र से चलाएंगे, सरकार आप संविधान से चलाएंगे, वरना घटनाएं कानपुर जैसी भी होंगी। लोग क्या नाम, झोपड़ियों में जल के भी बुलडोजर के डर से मारे जाएंगे। मैं आपको जिम्मेवारी थोड़ा वेट करिए। अब मैं संजय चौधरी की रिएक्शन, संजय चौधरी 20 सेकंड। ये संविधान को कुचलिए मत। आपने कह दिया सर, रिपीट हो रहा है, बोलिए। माफियागिरी कर रहे हैं आप। हाँ, 20 सेकंड। राजपूत जी, कोई क्षेत्रीय पार्टी वाला कहता कि पुलिस माफिया हो जाएगी तो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी यह कहेगी कि पुलिस माफिया हो जाएगी, राज्य माफिया हो जाएगा। मैं बताता हूं, अगर ऐसी बात आपको लगती है तो आप जा सकते हैं कोर्ट में अपनी बात को रख सकते हैं। आप क्यों नहीं जाते? और मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रयागराज की घटना जो 10 जून को हुई थी, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट गए थे और उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्रवाई को विधि सम्मत ठहराया था।
एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। ओके सुरेंद्र जी 10 सेकंड केवल, फिर मुझे डिबेट को आगे बढ़ाना। सुरेंद्र जी 10 सेकंड। आप इस चीज को दोबारा से चेक करिएगा संजय जी, और मैं फिर से कहता हूं कि मेरे पास माफियाओं अरे हम के दोनों खिलाफ- के आपकी फैक्ट चेक करा लेंगे, अभी डिबेट हो माफियाओं जाने के दो। खिलाफ जो आप कार्रवाई करेंगे विधि सम्मत करेंगे, आप भीड़ ओके। का न्याय तंत्र नहीं करेंगे, संविधान को कुचल रहे हैं आप, पुलिस माफिया हो रही है, जेपी आपकी पांडे किस सरकार तरह की माफिया कार्रवाई हो होनी रही चाहिए? है। शुक्रिया, आप सरकारी Thank you। माफिया हो गए हैं। थैंक यू। ओके जेपी पांडे किस तरह की कार्रवाई होनी देखिए चाहिए? ब्रजेश जी, नो, जी बोलिए। मैं चौधरी साहब को एक बात याद दिला दूं कि शायद ही कोई महीना गुजरता है जब उत्तर प्रदेश की कार्यशैली पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको लानत न भेजता हो। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि शायद अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए कि पिछली सपा सरकार, बसपा सरकार को कलेक्टिव रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता या संवैधानिक परंपरा को तोड़ने के लिए अगर चेतावनी दी है तो सबसे ज्यादा माननीय योगी जी प्राप्त किए हैं। कहिए एविडेंस सहित बता दूं। दूसरी बात, जहां तक ये सवाल है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से इस बात से सहमत हूं फरवरी में कौन सी लानत कि भेजी उत्तर भाई? प्रदेश एक सेकंड में रुक जाइए, हमसे जरा, ले रुक लीजिएगा, मैं जाइए। व्हाट्सएप कर अभी दूंगा महोदय, सुन सब लीजिए। डिटेल ले लेंगे, बोलिए आप। और मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। आप निश्चित रूप से राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखने वाली पुलिस, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी कुचलने वाले हों या सड़क पे अगर लोकतांत्रिक प्रतिरोध भी हम कर रहे हैं तो उस पे मुकदमा, झूठा मुकदमा कायम करने, उसको प्रताड़ित आप करने, इस हक में है कि अतीक अहमद पर निर्णायक कार्रवाई की जाए? बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते? All right। रोहित अग्रवाल, अब निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए? ब्रिजेश जी ऐसा है, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं तो भारतीय जनता पार्टी से, पर इनसे अगर मैं पूछूंगा तो ये मेरा पूरा समय खा जाएंगे और जनता को गुमराह कर देंगे, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप बोलो अपनी बात। अतीक अहमद किस राज्य में जेल में है? गुजरात। और वहां किसकी सरकार है? बीजेपी। ये तो अभी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने से डर रहा है क्योंकि भाजपा की सरकार है यहाँ पे। ये भाजपा प्रवक्ता का बयान था ना अभी आप ही की डिबेट में कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है इसलिए अतीक अहमद डर रहे हैं। और एफआईआर के अंदर इन्होंने अतीक अहमद को 120B का मुजरिम भी बनाया है कि वहां से प्लानिंग हो गई। मतलब भाजपा की सरकार के राज्य में प्लानिंग हो रही है और भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है, बुलडोजर का खाली यहां दिखावा कर रही है। इनसे पूछा जा रहा है प्रयागराज में क्या हुआ, ये बातें कर रहे हैं कि साहब वो प्रयागराज में पुरानी वाली धर्म के नाम पे गए थे। अरे पहले अभी करंट वाली पे बात कर ले भाई, पुरानी वाली पे जाएंगे तो बहुत लंबा लिस्ट है। आपको पता है अगले दिन ही अमेठी के अंदर 2 लोग मार दिए गए, अभी 5-7 दिन पहले की घटना है प्रतापगढ़ के अंदर। आपका मतलब इनकी नीयत ठीक नहीं है? नियत आप बताइए कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर? प्रतापगढ़ में अभी 5-7 दिन पहले एक संतोष पांडे जी, उनका भतीजा मार दिया गया, हत्या कर दी गई, महीने भर की घटना हो गई है। आप देखिए क्या स्थिति बना रखी है। वहां पे टेनी जी के बेटे किसानों को कुचल के निकल गए जी, हाथरस के अंदर बलात्कार हो जाता है। अरे ब्रिजेश जी क्या है ये, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, गवाह मारे जा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है ये मसला नहीं है। किस तरीके की बात कर रहे हैं भाई? मतलब आप मुझे संजय चौधरी जी 10 सेकंड मुझे बताइए, गुजरात वाले मुद्दे पे जवाब दीजिए रोहित को। रोहित शांत, अब सुनो उनकी बात। यस बोलिए, वहां भी तो आप ही हैं। नहीं, निश्चित रूप से वहां है, इसीलिए हम उनको बुला रहे हैं और इसी से बचने के लिए वो वहां पे खौफ नहीं है ना, वहां जेल में प्लानिंग कर रहे हैं। 120 वहां पे जेल में प्लानिंग कर रहे हैं, बनाया है और उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात मॉडल की बात करते थे ब्रिजेश जी, गुजरात मॉडल, इसीलिए वो सुप्रीम गुजरात मॉडल में जेल में प्लानिंग होती है। लेकिन मेरे लोकदल के मित्र बताए कि अजीत सिंह ही कहते थे कि जिस अरे यार हम क्या बताएं, छोड़ो भैया, हम विपक्ष में बैठे हैं भाई, हम विपक्ष में बैठे हैं भैया, हम क्या बताएं, सब बातें मत करो। आप ये बताओ उत्तर प्रदेश के 10 बड़े माफियाओं के ऊपर कार्रवाई ओके अरुण राजभर, क्या माफियाओं के खिलाफ अब निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है और हम सबको मिलकर माफियाओं को नेस्तनाबूद करने पर एक पॉलिसी कठोर बन जानी चाहिए? अरुण देखिए, पहले अगर बुलडोजर चले होते, पहले अगर जमीनें कुर्क होती, पहले जमीनों को अधिग्रहण किया गया होता, सरकार अपने हाथ में लेती, तो इतने बड़े माफिया तैयार नहीं होते। वो माफिया के नाम पर बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया है। पूर्व की सरकारों में जितने जमीन कब्जे हैं, आज भी आप सरकारी पोर्टल पर जाएंगे तो 4.5 लाख आवेदन ऐसे हैं जिनकी जमीन खुद की है, उनके नाम है, लेकिन भूमाफिया कब्जा की है, उनको कोई छुड़ा नहीं पा रहा। क्योंकि एंटी भूमाफिया काम कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं? अधिकारियों का भी संरक्षण है। एंटी भूमाफिया काम कर रहा है, सेल काम कर रहा है। देखिए, अगर काम करता तो गांव से शिकायत नहीं आती कि गांव में आज भी दबंग लोग गरीबों की जमीन को कब्जा किए हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। और हम अभी इसको सदन में हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उठाया है कि 3.5 लाख आवेदन अभी पेंडिंग पड़े हैं।
जो भूमाफिया के नाम पर जमीन कब्जा किए हैं। अगर सरकार ऐसे लोगों का चिन्हांकन करके गरीबों का जमीन उनके हवाले करती है, ये तो रोहित मुझे पूछ लगता रहे है हैं इस कि योजना अब्बास का लाभ- अंसारी को निकालोगे कि नहीं निकालोगे? देखिए मसला वो नहीं है। नहीं, मसला इस मसला बात क्यों का है नहीं कि भाई, अपराधियों बिल्कुल पर मसला कार्रवाई है। सरकार की मंशा हैं? कर रही अरे है। बिल्कुल मसला, तो क्यों जो नहीं लोग आज मसला डर हुआ है? रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर अरे रहे हैं। आप जवाब दीजिए, और वो अब्बास डर रहे अंसारी हैं, कौन है? उनका पैर अरे हाथ भाई, या सब तो बताइए कांपता संत है क्या? और ये भी ये नहीं, जान लीजिए, अब्बास अंसारी जो संत हैं, लोग आप उनको बताइए, मैं बचाने का मान लूंगा प्रयास कर रहे संत हैं। हैं। आप देखिए शिवपाल जी के बयान देखिए, भाई, अब्बास अंसारी अपराधी हैं कि नहीं? अरुण भाई बस ये बता दो। क्या हुआ, रोहित? अरुण भाई सिर्फ ये बता दो, अब्बास अंसारी अपराधी है कि नहीं? अब्बास अंसारी संत हैं क्या हैं? अब्बास अंसारी संत आप तय हैं? नहीं करेंगे कौन आप अपराधी मुझे है, जवाब कौन दे दो, नहीं है। संत हैं अब्बास अंसारी, मैं मान राजनीतिक लूंगा मुकदमों आपकी का बात। फैसला आप अरुण भाई यहाँ पे सुप्रीम जवाब दे कोर्ट दो में कि करेगा। अब्बास अंसारी निर्दोष हैं और निर्दोष होने के बाद वो जेल में है। मैं आपकी बात मान अब लूंगा। रोहित अब सुन लो उनकी बात। रोहित बीच में नहीं, अब तो बोलने बहुत दो। सारे लोग हैं, लेकिन कुछ फर्जी मुकदमे में है और कुछ सही DP मुकदमे में यादव है। कौन आप एक्सेप्ट करो लेकिन ना, आप जांच एक्सेप्ट करके करो। सहज देखिए पुलिस भाजपा वाले भी आ गए जांच कि करके अब्बास लोग अंसारी कार्रवाई संत नहीं रही है। है। देखिए ब्रिजेश जी, रोहित भाजपा भाई, वाले भी आ गए DP कि अब्बास DP अंसारी यादव संत कौन है। है? मैं आपको पहले ही कह रहा था। DP यादव कौन देखिए है? भारतीय DP जनता यादव? पार्टी भी आ गई अपराधियों के DP साथ यादव कौन है। है? भाजपा वाले भी आ गए कि अब्बास अंसारी संत है। अब तो DP क्लियर है यादव ना? कौन है भाई? इस तरह से भाई, तो मैं पर्दाफाश हो आपको गया। उचित नहीं मानता हूं। समाजवादी अब तो पार्टी पर्दाफाश हो गया विजय अपराधियों जी। को बहुत पकड़ने बहुत का शुक्रिया काम करती है। आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने आज इस कार्यक्रम पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।